नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने कहानी के सफ़र में। आज की कहानी सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, ये उस दर्द की कहानी है जिसे समाज ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। एक ऐसी लड़की जिसे लोगों ने उसके सच से नहीं बल्कि उसके नाम से पहचानना शुरू किया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मासूम लड़की की ज़िंदगी पर कलंक का दाग लगा दिया गया, और क्या उसे कभी अपना सच्चा प्यार और सम्मान मिल पाया? कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी ऐसी दर्द भरी और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए सुनते हैं कलंक, एक ऐसी कहानी जो शायद खत्म होने के बाद भी आपके दिल में रह जाएगी। दोस्तों, कहते हैं कि किसी इंसान की मौत उस दिन नहीं होती जिस दिन उसकी सांसें बंद होती है। असली मौत तो उस दिन शुरू हो जाती है जिस दिन दुनिया उसके जीने की वजह एक एक कर उससे छीन लेती है। कोई अपना छोड़ जाता है, कोई भरोसा तोड़ जाता है, कोई उसकी मजबूरी को उसका अपराध बना देता है, और फिर वही समाज जो उसके दर्द का कारण होता है उसकी हालत देखकर कहता है कि देखो यह औरत कितनी बदनाम है। आज की कहानी भी ऐसे ही एक औरत की है जिसका नाम था सुधा। सुधा कोई जन्म से बदनाम औरत नहीं थी, वह भी कभी गांव की दूसरी लड़कियों की तरह हंसती थी, बारिश में भीगती थी, मेहंदी लगाती थी, अपनी माँ की पुरानी साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को दुल्हन समझती थी, और रात को चारपाई पर लेटे लेटे अपने आने वाले पति के बारे में सपना देखा करती थी। मगर उसे क्या पता था कि जिस समाज में वह पैदा हुई है वहाँ एक औरत की सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी हो सकती है कि वह किसी गलत आदमी पर भरोसा कर बैठे। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर से, जहाँ कच्ची गलियों के दोनों ओर मिट्टी और ईंटों से बने घर थे। शाम होते ही चूल्हों का धुआं हवा में घुल जाता था और दूर मंदिर से आती घंटियों की आवाज़ के साथ गांव धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाता था। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें सुधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता रामदीन गरीब किसान थे और माँ शांति दूसरों के घरों में काम करके घर चलाने में मदद करती थी। गरीबी बहुत थी लेकिन उस घर में एक चीज़ भरपूर थी, अपनापन। शांति अक्सर बेटी के बालों में तेल लगाते हुए कहती, सुधा हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन तू इतनी बड़ी होकर कभी किसी के सामने अपना सिर मत झुकाना। गरीब होना बुरी बात नहीं बेटी, लेकिन अपना सम्मान खो देना बहुत बड़ी बात है। सुधा हंसकर माँ के गले लग जाती और कहती, अम्मा मैं आपकी बात कभी नहीं भूलूंगी। उस समय उसे क्या पता था कि जिंदगी एक दिन उसी बात की सबसे कठिन परीक्षा लेगी। सुधा पढ़ना चाहती थी। गांव के स्कूल में वह 5वीं तक पढ़ी थी और उसकी अध्यापिका उसे बहुत होशियार मानती थी। वह कहती थी कि अगर सुधा को आगे पढ़ने दिया जाए तो वह बहुत आगे कुछ कर सकती है। मगर गरीब घर की लड़की के सपने अक्सर घर की ज़रूरतों के आगे गम तोड़ देते हैं। 15 साल की उम्र में ही सुधा की पढ़ाई छुड़वा दी गई। कुछ ही महीनों बाद उसके पिता ने उसकी शादी शहर में मजदूरी करने वाले एक युवक मोहन से तय कर दी। मोहन देखने में अच्छा था, मीठा बोलता था और शादी से पहले सुधा के घर आकर उसने उसके पिता से कहा था, चिंता मत करना काका, आपकी बेटी को मैं कभी दुख नहीं दूंगा। सुधा ने यह बात दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुनी थी और उसके चेहरे पर ऐसी लाज आई थी कि वह कई मिनट तक अपनी माँ के सामने भी नहीं आई। शादी के दिन उसके हाथ में गहरी मेहंदी लगी थी, माथे पर लाल बिंदी थी और आंखों में वह सपना था जो गरीब लड़की की आंखों में होता है कि अब उसका अपना घर होगा, कोई उसे अपना कहेगा और वह भी किसी के लिए सबसे जरूरी इंसान होगी। विदाई के समय शांति ने बेटी को सीने से लगाकर इतना रोया कि गांव की औरतें भी अपनी आंखें पोंछने लगी। उसने बस इतना कहा, बेटी
चाहे कितनी भी मुश्किल आए अपने घर को बचा कर रखना। सुधा ने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस घर को बचाने की जिम्मेदारी उसकी माँ उसे देकर भेज रही है, उसे तोड़ने वाला इंसान खुद उसका पति बनने वाला है। शादी के शुरुआती कुछ महीने अच्छे रहे। मोहन सुधा से प्यार करता हुआ दिखाई देता था। वह कभी उसके लिए चूड़ियाँ लाता, कभी गुड़ की मिठाई, कभी शहर से रंगीन रिबन। सुधा को लगता था कि उसकी ज़िंदगी सच में बदल गई है। वह सुबह मोहन के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और शाम को दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती। एक दिन मोहन ने अचानक कहा कि उसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है और वह कुछ महीनों के लिए वहाँ जाएगा। सुधा ने पूछा, मैं भी चलूं? मोहन हंस पड़ा और बोला, अभी नहीं, वहाँ रहने की जगह नहीं है। मैं पहले कमरा ले लूं, फिर तुम्हें बुलाऊंगा। सुधा ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। मोहन शहर चला गया। पहले सप्ताह उसका फोन आया, फिर 10 दिन बाद, फिर महीने में एक बार और कुछ महीनों बाद फोन भी बंद हो गया। सुधा रोज शाम दरवाजे पर बैठकर सड़क देखती। उसे हर कदम की आवाज़ मोहन की लगती। कभी कोई परदेसी आदमी गांव में आता तो वह चुपके से दरवाजे के पीछे खड़ी होकर देखती कि शायद मोहन लौट आया हो, मगर मोहन नहीं आया। लगभग 8 महीने बाद एक दिन एक आदमी गांव में आया और उसने ऐसी खबर सुनाई जिसने सुधा के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। मोहन ने शहर में दूसरी शादी कर ली थी। उसके साथ एक अमीर परिवार की लड़की थी और वह अब उसी के साथ रहता है। सुधा को जब यह खबर मिली तो उसने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसके कानों में बात सुनी ही ना हो। फिर वह धीरे धीरे चारपाई पर बैठी और बोली, अम्मा क्या उन्होंने सच में दूसरी शादी कर ली है? शांति ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटी लोग बहुत कुछ कहते हैं, तू घबरा मत। सुधा ने माँ की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में पूछा, अगर वह दूसरी शादी कर चुके हैं तो मेरी गलती क्या है? इस सवाल का जवाब शांति के पास नहीं था। उस रात सुधा ने पहली बार अपनी शादी का लाल जोड़ा संदूक से निकाल कर देखा। उसने उसे अपनी गोद में रखा, माथे से लगाया और फिर धीरे से उसे वापस रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने आवाज़ नहीं की। शायद उसे उसी रात समझ आ गया था कि औरत का सबसे बड़ा दुख यही है कि उसका पति उसे छोड़ दे, बल्कि यह है कि उसके छोड़े जाने के बाद दुनिया उसी औरत से पूछती है, तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों छोड़ा? मोहन वापस नहीं आया। कुछ महीने बाद सुधा के पिता भी बीमारी से गुजर गए। घर की सारी जिम्मेदारी अब सुधा और उसकी माँ पर आ गई। सुधा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। वह सुबह अंधेरे में उठती, दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती और फिर खेत में मजदूरी करती और शाम को थकी हुई घर लौटती। मगर गांव में उसकी मेहनत से ज़्यादा उसके बारे में बात होती। कुएं पर पानी भरने वाली औरतें उसे देखते ही धीरे धीरे फुसफुसाने लगती। कोई कहती, पति छोड़ गया है तभी तो ऐसी बनी घूमती है। दूसरी कहती, अरे पति यूं ही थोड़ी छोड़ता है, जरूर लड़की में ही कोई कमी होगी। सुधा सब सुनती। कभी कभी घर लौटकर माँ से पूछती, अम्मा क्या सच में मुझ में कोई कमी है? शांति कहती, नहीं बेटी तू बहुत अच्छी है। सुधा मुस्कुराने की कोशिश करती और कहती, फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? शांति उसकी तरफ देखती रहती। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि गरीब की बेटी के पास अपने सच को साबित करने के लिए ना पैसा होता है, ना ताकत, ना कोई ऐसा आदमी जो उसके लिए दुनिया से लड़ सके। एक दिन सुधा को गांव के सबसे बड़े घर में काम मिल गया। उस घर का मालिक था लाला देवकी नंदन, जिसके पास बहुत जमीन थी और गांव में उसकी खूब चलती थी। उसकी पत्नी बीमार रहती थी और घर के काम के लिए एक भरोसेमंद औरत चाहिए थी। सुधा वहां काम करने लगी। उसी घर में लाला का छोटा बेटा आदित्य भी था, जो शहर में पढ़ाई करने के बाद घर लौटा था। आदित्य बाकी लोगों से अलग था। उसमें पहली बार सुधा को देखा तो सिर्फ इतना पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सुधा ने सिर झुकाकर कहा, सुधा। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा नाम है। यह एक बहुत साधारण सी बात थी, मगर सुधा के लिए शायद कई वर्षों बाद किसी पुरुष द्वारा कही गई पहली ऐसी बात थी जिसमें कोई लालच, तिरस्कार या सवाल नहीं था।
धीरे धीरे आदित्य उससे सामान्य बातें करने लगा। कभी वह पूछता कि उसकी माँ कैसी है, कभी कहता कि आज बहुत काम मत करना, और कभी जब उसे किताब हाथ में दिखाई देती तो पूछता तुम पढ़ती हो। सुधा मुस्कुराकर कहती अब कहाँ पढ़ती हूँ साहब। आदित्य कहता क्यों? वह जवाब देती क्योंकि जिंदगी ने किताब छीन ली। आदित्य उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहे, फिर अगले दिन उसके लिए एक पुरानी किताब लेकर आया। सुधा ने किताब लेने से मना कर दिया। आदित्य ने कहा इसे किसी एहसान की तरह मत लेना, इसे अपना समझकर पढ़ना। उस रात कई साल बाद सुधा ने लालटेन जलाकर किताब खोली। शब्दों के बीच उसे अपना पुराना सपना दिखाई दिया। वह देर रात तक पढ़ती रही और उसकी माँ दूर से उसे देखती रही। शांति ने पूछा क्या हुआ? सुधा ने किताब बंद की और मुस्कुराकर कहा अम्मा, लगता है मेरे अंदर कुछ अभी भी जिंदा है। लेकिन गांव की आंखें किसी खुशी को ज्यादा दिन टिकने नहीं देती। लोगों ने आदित्य और सुधा की बातचीत देखनी शुरू कर दी। पहले कानाफूसी हुई, फिर अफवाह बनी, और कुछ ही दिनों में इन अफवाहों ने सुधा के चरित्र पर कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया। एक दिन कुएं पर एक औरत ने सुधा से कहा बहुत ऊंचा उड़ने लगी हो। सुधा ने कुछ नहीं कहा। दूसरी हंसकर कहा जिसे अपना पति छोड़ गया अब मालिक के बेटे को फंसाएगी। सुधा के हाथ से पानी का घड़ा लगभग छूट गया। उसने उनकी तरफ देखा और बोली आप लोग मेरे बारे में जो चाहे कहिए, लेकिन किसी की इज्जत को अपनी बातों से मत मारिए। उस औरत ने ताना मारते हुए कहा इज्जत तुम्हारी? यह शब्द सुधा के सीने में तीर की तरह लगा। वह घड़ा उठाकर घर लौट आई। रास्ते भर उसकी आंखों में आंसू थे। घर पहुंचकर उसकी माँ ने पूछा क्या हुआ बेटी? उसने कहा अम्मा, क्या पति छोड़ दे तो औरत की इज्जत भी चली जाती है? शांति ने बेटी को अपनी गोद में खींच लिया और कहा नहीं बेटी, इज्जत इंसान के कर्म से होती है, किसी के छोड़े जाने से नहीं। सुधा ने रोते हुए कहा लेकिन दुनिया को कौन समझाए? शांति ने जवाब दिया दुनिया को समझाना मुश्किल है बेटी, खुद को टूटने से बचाना सीख लो। उधर आदित्य को जब गांव की बातें पता चली तो उसने अपने पिता से साफ कह दिया कि वह सुधा से विवाह करना चाहता है। देवकी नंदन ने यह सुनते ही गुस्से में कहा क्या हो गया है तुझे? उस औरत से शादी करेगा जिसे उसका पति छोड़ चुका है? आदित्य ने कहा उसे उसके पति ने छोड़ दिया, उसने किसी को नहीं छोड़ा। पिता ने कहा समाज क्या कहेगा? आदित्य ने जवाब दिया समाज ने कब हमारा घर चलाया है। देवकी नंदन ने धमकी दी कि अगर तुमने सुधा से शादी की तो उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा। आदित्य ने शांत आवाज से कहा अगर किसी बेसहारा औरत का हाथ पकड़ना इस घर में अपराध है तो मैं इस अपराध के लिए तैयार हूँ। यह बात किसी तरह सुधा तक पहुंची। वह आदित्य से मिलने गई और बोली आप ऐसा मत कीजिए। आदित्य ने पूछा क्यों? सुधा ने कहा क्योंकि मेरी वजह से आपका परिवार टूट जाएगा। आदित्य ने कहा मेरा परिवार अगर तुम्हें इंसान मानने से टूटता है तो वह पहले ही टूट चुका है। सुधा रो पड़ी। उसने कहा आप नहीं जानते लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि लोग तुम्हारे बारे में जितना जानते हैं उससे ज्यादा तुम्हारे बारे में झूठ बोलते हैं। सुधा ने कांपती आवाज से पूछा और अगर कल आपको भी मेरी वजह से बदनाम किया गया तो? आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा तो हम दोनों बदनाम कहलाएंगे, लेकिन कम से कम सच के साथ जिएंगे। शादी की तारीख तय हो गई, मगर शादी होने से पहले ही गांव में कुछ लोगों ने पंचायत बुला ली। उस दिन गांव के चौपाल पर बहुत भीड़ थी। सुधा को बीच में खड़ा किया गया। उसके सामने बैठे लोगों ने कुछ वही थे जो वर्षों से उसके घर का दुख जानते थे, लेकिन किसी ने कभी उसके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। सरपंच ने पूछा क्या तुम आदित्य से विवाह चाहती हो? सुधा ने सिर उठाकर कहा हाँ। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। सरपंच ने पूछा तुम्हारा पहला पति जीवित है? सुधा ने कहा हाँ। सरपंच बोला तो फिर दूसरा विवाह कैसे? सुधा ने बहुत शांत स्वर से कहा जिस आदमी ने मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली, क्या उसके बारे में मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जानी चाहिए? कुछ लोग चुप रहे। उसने आगे कहा मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा, मैंने किसी पति
को उससे नहीं छीना, मैंने किसी का हक नहीं लिया, फिर मेरी सजा क्या है? कोई जवाब नहीं आया। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, तुम्हारा चरित्र पर सवाल है। सुधा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे चरित्र पर सवाल उठाने से पहले अपने घर की दीवारों के पीछे झांक लेना। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। पहली बार गांव ने उस औरत की आवाज में डर नहीं बल्कि वर्षों से दबा हुआ दर्द सुना। आदित्य ने उसी दिन सुधा का हाथ पकड़कर कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। दोनों गांव छोड़ने वाले थे, मगर उसी रात आदित्य को रास्ते में रोक लिया गया। सुबह खबर आई कि उसका एक्सीडेंट हो गया। सुधा दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। आदित्य की हालत बहुत खराब थी, वो बोल भी नहीं पा रहा था। सुधा उसके सिरहाने बैठकर उसका हाथ पकड़कर रोती रही। उसने कहा, आपने कहा था ना कि हम साथ रहेंगे। आदित्य ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उसकी होंठ हिले मगर आवाज नहीं निकली। सुधा उसके कान के पास झुकी। उसे सिर्फ इतना सुनाई दिया, डरना मत। और अगले ही पल उसका हाथ ढीला पड़ गया। सुधा कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर उसके मुंह से ऐसी चीख निकली कि अस्पताल के गलियारे तक कांप उठे। वह आदित्य के सीने पर सिर रखकर रोती रही और कहती रही, मैंने आपसे बहुत कम मांगा था, सिर्फ इतना ही, कोई मुझे अपना कहे। आपने कहा था आप साथ रहेंगे, फिर मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? मगर मृत आदमी किसी के सवाल का जवाब नहीं देता। आदित्य की मौत के बाद सुधा की जिंदगी जैसे राख हो गई, मगर समाज ने उसे रोने की भी मोहलत नहीं दी। गांव में लोग कहने लगे कि आदित्य की मौत के पीछे सुधा का अशुभ साया। कोई कहता जिस घर में गई बर्बादी लेकर आई, कोई कहता पहले पति को छोड़ा फिर दूसरे को खा गई। सुधा ने पहली बार महसूस किया कि इंसान मर जाने के बाद भी समाज उसे मरने नहीं देता। उसकी माँ शांति बेटी को संभालते संभालते खुद बीमार पड़ गई। कई दिनों तक वह खाट पर पड़ी रही। एक रात उसने सुधा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी अगर मैं भी चली जाऊं तो तू अकेली मत पड़ना। सुधा ने कहा, अम्मा आप कहीं नहीं जाएंगी। माँ मुस्कुराई। उसने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू बचपन से बहुत अकेली रही है बेटी, अब खुद को अपना सहारा बना। सुबह जब सुधा उठी तो उसकी माँ की सांसें थम चुकी थी। उस दिन सुधा ने पहली बार अपने जीवन में ऐसा खालीपन महसूस किया जिसने रोने के लिए भी कोई कंधा न था। उसने माँ के शव के पास बैठकर घंटों तक उसका हाथ पकड़े रखा, फिर धीरे से बोली, अम्मा आपने कहा था ना कि मैं कभी अपना सिर मत झुकाऊं। देखो अम्मा, मैं अभी भी खड़ी हूँ, लेकिन अब मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है। माँ की मृत्यु के बाद सुधा गांव छोड़कर शहर चली आई। उसने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया और सिलाई करके अपना जीवन जीने लगी। समय बीतता गया, उसके बालों में सफेदी आने लगी, चेहरे पर उम्र से ज्यादा दर्द की रेखाएं थी, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कमरे के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, सुधा सिलाई केंद्र। धीरे धीरे गांव और आसपास की लड़कियां उसके पास सिलाई सीखने आने लगी। वह उनसे एक ही बात कहती, अपने पैरों पर खड़ी होना सीखो, किसी के सहारे अपना जिंदगी मत जियो। उसकी जिंदगी में अब कोई पुरुष नहीं था, कोई परिवार नहीं था, लेकिन वह दूसरी लड़कियों के लिए माँ जैसी बन चुकी थी। कई साल बाद एक दिन छोटी लड़की ने उससे पूछा, सुधा दीदी आपने शादी क्यों नहीं की? सुधा कुछ पल शांत रही और फिर मुस्कुराई। फिर उसने खिड़की के बाहर देखा और कहा, की थी। लड़की ने पूछा, फिर? सुधा बोली, फिर जिंदगी ने मुझे सिखाया कि कभी कभी शादी दो लोगों के बीच नहीं, एक इंसान और उसके अकेलेपन के बीच होती है। सुधा ने अपनी जिंदगी दूसरों को संभालते हुए काट दी, मगर उसके भीतर एक कमरा ऐसा था जहां वह कभी किसी को जाने नहीं देती थी। उस कमरे में एक पुरानी किताब रखी थी जो आदित्य ने उसे दी थी, और उसके बीच एक सूखा हुआ फूल दबा था। हर साल आदित्य की मौत वाले दिन वह उस किताब को निकालती, फूल को हाथ में रखती और बहुत देर तक चुप बैठी रहती। लगता जैसे जिंदगी ने उससे कहा था, तुम खुश रहने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी पुरानी खुशियां वापस नहीं मिलेंगी। उम्र के आखिरी पड़ाव पर जब वह बहुत बीमार होने लगी तो एक रात
उसने अपनी सबसे प्रिय शिष्या रानी को बुलाया और कहा, मेरी एक बात याद रखना, कभी किसी औरत के बारे में सिर्फ इसलिए बुरा मत सोचना कि उसका पति उसका साथ नहीं देता या फिर उसका साथ छोड़कर चला गया है। कभी किसी की मजबूरी को उसका चरित्र मत समझना, और अगर कभी कोई औरत तुम्हारे सामने रोती हुई आए तो पहले उसका हाथ पकड़ना, सवाल बाद में पूछना। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, दीदी आपको सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? सुधा ने बहुत देर चुप रहने के बाद कहा, इस बात का नहीं कि मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे दुख इस बात का है कि जब प्यार मिला तब दुनिया ने उसे छीन लिया। उस रात बहुत देर बारिश हो रही थी। सुधा अपने छोटे से कमरे में अकेली लेटी थी। बाहर बिजली चमक रही थी और बारिश की बूंदें खिड़की से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई बहुत दूर बैठकर रो रहा हो। उसने धीरे से संदूक खोला। उसमें उसकी शादी की पुरानी लाल साड़ी अब भी रखी थी। साड़ी को निकालकर उसने अपनी गोद में रखा और बहुत देर तक उसे देखती रही। फिर आदित्य की किताब खोली। सूखा हुआ फूल अभी भी उसके अंदर था। उसने फूल को अपने सीने से लगाया और मुस्कुराई। आदित्य देखो, मैं हार नहीं मानी, मैंने तुम्हारी बात रखी, मैं जिंदा रही, लेकिन अब बहुत थक गई हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश में उसे जैसे अपनी माँ दिखाई दी हो। फिर उसे आदित्य दिखाई दिया। वह मुस्कुराई, बहुत हल्की सी मुस्कान, और उसने आंखें बंद कर ली। सुबह रानी जब कमरे में पहुंची तो सुधा नहीं रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वर्षों बाद उसे वह नींद मिली हो जिसमें कोई उसे छोड़कर नहीं गया हो। उसके सिरहाने वही किताब रखी थी। किताब के ऊपर एक छोटा सा कागज। रानी ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उसमें लिखा था, मेरी जिंदगी को बदनाम कहानी मत समझना। अगर कभी मेरा जिक्र करना हो तो इतना कहना कि एक औरत थी जिसने बहुत दर्द सहा, लेकिन उसने अपने दर्द को किसी और के लिए जहर नहीं बनने दिया। उसने प्यार खोया, परिवार खोया, सम्मान खोया, फिर भी उसने दूसरी लड़कियों को जीना सिखाया। शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। कागज के नीचे आखिरी पंक्ति थी, और हाँ, अगर कभी कोई तुमसे पूछे कि सुधा कौन थी तो कहना, वह बुरी औरत नहीं थी, वह बस गलत लोगों के बीच चलनी एक अच्छी औरत थी। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। आपको यह दर्द भरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस कहानी के ऊपर अपने विचारों को भी व्यक्त कीजिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।